Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फ्रॉम सेक्शन 7 टू सेक्शन 11. ठीक है, अब उसका हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन 12 टू सेक्शन 16. इससे हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एडमिशन से शुरू करेंगे फ्रॉम सेक्शन 17 टू 31. सेक्शन 12 टू 16 आज हम शुरू करेंगे. आई होप 7 टू 11 आपको समझ आ गया हो. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. चैप्टर 2 इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, so let's get started with the today's video. Section 12 talks about in suits for damages, facts tending to enable court to determine अमाउंट आर रिलेवेंट. कि कोई भी जो सूट होता है, जो डैमेज का सूट होता है, जिसमें ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को बताते हैं अमाउंट कि कितने का डैमेज हुआ है, दोज फैक्ट्स आर रिलेवेंट. ठीक है, ये बेसिकली जो है ये पर्टिकुलर जो चीज़ होती है अप्लाइड इन मेनली सिविल सूट्स. यहाँ मैंने साइड में लिख रखा है, यू कैन सी दैट. तो ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है सिविल सूट्स में. ठीक है, इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी विच विल enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is irrelevant. तो वो जो भी अमाउंट डिटरमाइन करने में वो हेल्प करता है फैक्ट्स कि कितना डैमेज हुआ है और कितना अमाउंट अवॉर्ड करना है, वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे. देयर इज़ अ रूल, द रूल इन हैडली वर्सेस बैग्जेंडेल 1854. दिस इज़ अ वेरी फेमस केस लॉ. Okay, where two parties have made a contract which one of them has broken. जहाँ पे दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, जहाँ पे दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक पार्टी ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है. द डैमेजेस विच द अदर पार्टी ought to receive in respect of such breach of contract. तो जो डैमेज उस एक पर्टिकुलर पार्टी के ब्रीच के वजह से दूसरी पार्टी को सफ़र करना पड़ा. यू आर गेटिंग मी. मतलब दो पार्टी है, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया. ठीक है, तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा उसके ऑपोजिट पार्टी को जो डैमेजेस सफ़र करना पड़ा जस्ट बिकॉज दैट अदर पार्टी ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो शुड बी सच एज मे फेयरली एंड रीजनेबली बी कंसीडर्ड. वो इतना फेयरली और रीजनेबली कंसीडर्ड होना चाहिए. either arising naturally, that is according to the usual course of things, या तो वो natural arise हो रहा हो with the usual course of things, from which such breach of contract itself be such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of both parties. ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट. जिस टाइम पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो एज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ इट, ये ब्रीच के रिजल्ट के वजह से. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल द डिफेंडेंट्स वेर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो डिफेंडेंट्स थे वो लाइबल नहीं थे लॉस प्रॉफिट के लॉस के लिए. ठीक है, so what's important is the time at which the contract was made and the things which were written in the contract. ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रूल इन हैडली वर्सेस बैग्जेंडेल क्या कहा था. 1854 का केस है. ठीक है, सेक्शन 12 इज दिस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 13. सेक्शन 13 जो है इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन. ऐसे फैक्ट्स जो रिलेवेंट होते हैं जब हमारा जो कस्टम है वो क्वेश्चन में होता है. ठीक है, अब किस चीज़ को हम कस्टम कंसीडर करते हैं पहले हम वो भी देखेंगे. ठीक है, फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट्स और कस्टम इज इन क्वेश्चन. ठीक है, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम. जब क्वेश्चन बेसिकली इस बात का हो कि पर्टिकुलर राइट या कस्टम एग्जिस्ट कर. ओके, तो जब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो पर्टिकुलर राइट है या फिर कस्टम है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वहाँ पे हम दो चीज़ों को कंसिडरेशन मिलेंगे. फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली आप इसको इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड. किसी भी ट्रांजैक्शन से जब जिस पर्टिकुलर राइट या क्वेश्चन पे हम कस्टम पे हम क्वेश्चन करें वो क्रिएट हो रहा है,
क्लेम किया जा रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, या रिकग्नाइज हो रहा है, असर्ट हो रहा है, या डिनाई हो रहा है, और विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विथ हिज एग्जिस्टेंस, या फिर जो इनकन्सिस्टेंट था उसके खुद के एग्जिस्टेंस से, ठीक है, उस सिचुएशन में. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड: क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है. नंबर सेकेंड पॉइंट इज बी इज पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द राइट और कस्टम, ओके, राइट और कस्टम वॉज नंबर वन claimed, recognized और exercise. as I told you in that point, claim किया जा रहा है, recognize किया जा रहा है, या फिर वो exercise हो रहा है, मतलब it is being in process. second is disputed, asserted और departed from आर रेलिवेंट फैक्ट्स. वो सारे ही रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है. तो बेसिक जो ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें मैंने कही, यही माइंड में रखना है ओवरऑल. अगर हम देखें तो कि जिस चीज़ से क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकग्नाइज, असर्टेड और डिनाइड हो रहा है, वो सारे उस चीज़ का रेलिवेंट फैक्ट में आएंगे उस ट्रांजैक्शन के, ठीक है. अब यहाँ पे देयर इज अ वेरी फेमस केस लॉ, गोलक चंद वर्सेस प्रवीण कुमारी, ठीक है. इस केस लॉ में 7 पॉइंट्स हेल्ड किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सातों जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी कस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन 7 प्रिंसिपल्स फॉर अ कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट एंड दीज पॉइंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड. सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, recognized by law, there is a provision in law giving weightage to custom. वो जो होना चाहिए वो ये लॉ के द्वारा recognized होना चाहिए, ठीक है, और उस कस्टम का प्रॉपर वेटेज होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज, दिस इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग बट आई हैव केप्ट इट शॉर्ट सो दैट आपको ये चीज़ समझ आए, ठीक है. Recognized by law, there is a provision in law giving weightage to custom. Second point is burden of proof is on the person who alleged customs. Burden of proof उस person पे आएगा basically जो वो उस particular custom को claim कर रहा है कि हाँ this particular custom exists. तो जो person या जो बंदा उस चीज़ को बोल रहा है कि ये particular custom exist करते हैं, तो उस पर्सन को उस चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा कि उसको प्रूफ करना हो कि हाँ वेदर दिस एग्जिस्ट और नॉट, उस चीज़ पे होगा. थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग यूजेस और कॉमन कंसेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. काफ़ी लंबे अरसे से उसका यूज़ हो रहा हो किसी पर्टिकुलर एक कॉमन लोकेलिटी में, या फिर एक कॉमन कम्युनिटी में, या फिर आप एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे उस चीज़ का बहुत ही लंबे अरसे से उस पर्टिकुलर कस्टम यूज़ में हो. फोर्थ पॉइंट इज फैमिली मेम्बर्स कैन प्रूव कस्टम. जो फैमिली मेम्बर्स है वो उस पर्टिकुलर कस्टम को प्रूव करे. बेसिकली आपके जो पूर्वज हो गए वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको वो उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि दैट या ये जो चीज़ जो एंसेस्टर्स थे वो उस चीज़ को प्रूव करने में कस्टम को दे आर ऑल्सो अ रेलेवेंट पॉइंट. ओके. फिफ्थ इज customs recorded by officers while discharging their official duties. जो कस्टम है वो ऑफिसर्स के द्वारा रिकॉर्ड हो जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो तो वो कस्टम्स जो है वो रिकॉर्डेड हो ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, सो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, इट कैन बी रिब्यूटेड इफ डिसकंटिन्यूएंस इज प्रूव्ड. ये रिब्यूट किया जाता है अगर डिसकंटिन्यूएंस प्रूव हो जाए तो, मतलब एक लंबे अरसे से यूज़ नहीं हो रहा है या फिर यूज़ हुआ फिर ब्रेक हुआ फिर यूज़ हुआ, अगर ये डिसकंटिन्यूएंस प्रूव हो जाता है कोर्ट में देन इट कैन बी रिब्यूटेड. ओके. सेवेंथ पॉइंट इज ओपिनियन ऑफ कंप्लाइज और सेटलमेंट ऑफिसर्स इफ जेन्युइन एंड अनबाइज्ड. अगर जो कंप्लाइज का ओपिनियन, जो कॉम्प्लिस है उसका ओपिनियन, या फिर जो ऑफिशियल इंचार्ज है उसकी सेटलमेंट वो अगर जेन्युइन या अनबाइज्ड हो तो उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 14 के बारे में बात करते हैं. आई थिंक सेक्शन 13 क्लियर हो गया होगा. बेसिकली कस्टम के बारे में बात करता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, गोलक चंद वर्सेस प्रवीण कुमारी. Next, moving forward, section 14. This says that facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. मतलब ऐसे facts जो show कर रहे हैं कि particular state of mind का existence है, या फिर किसी body का existence है, या फिर bodily feeling की existence है. So essential ingredients are as under section 14, the facts showing the existence of any state if
1 माइंड। माइंड में अब क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल बिहेवियर जो आप कह सकते हो, गुड विल। और नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी, आपके बॉडी का एग्जिस्ट वो शो कर रहा हो वो फैक्ट्स। थर्ड पॉइंट, bodily feelings are relevant when the existence of any such state of mind or bodily feeling is an issue are relevant। तो ये तीनों पॉइंट रेलिवेंट हो जाते हैं जब फैक्ट्स इन इशू में इन चीज़ों का हम बात करते हैं तो वो रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें भी मैंने एक केस लॉ लिखा है। आई एम ट्राइंग कि मैं हर सेक्शन में एक ना एक केस लॉ डाल दूँ सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू मेक नोट्स फॉर योर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो कि आपको समझ आए वो पर्टिकुलर सेक्शन उस पर्टिकुलर केस लॉ के थ्रू। और मैं सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ ही डाल रही हूँ सो दैट ये बहुत ही क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, सो इम्परर वर्सेस अलो मियाँ हुसैन 1903 का ये केस है। इसमें कहा गया कि वे द प्रीवियस कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट, कि जहाँ पे जो प्रीवियस कमीशन था किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का वो रेलिवेंट था, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शुड ऑल्सो बी रेलिवेंट फैक्ट। तो उस पर्सन का जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो भी रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। जब कमीशन जो है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने मर्डर किया तो वो जब रेलिवेंट है तो उसका जो कन्विक्शन है वो भी हम रेलिवेंट मानेंगे कि हाँ ही हैज़ दैट इंटेंशन, ही डिड दिस पर्टिकुलर क्राइम, ही हैड दिस इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो वो भी हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। प्रीवियस कन्विक्शन बिकेम रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज एन इशू आर रेलिवेंट। एज आई टोल्ड कि वही चीज़ें कि वो उसकी बॉडी, उसका माइंड या फिर बॉडीली फीलिंग अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम एक रेलिवेंट फैक्ट के तरीके से उस पर्टिकुलर फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। ओके, सो या मूविंग फॉरवर्ड, ये आई थिंक इम्पेरर वर्सेस अलो मियाँ हुसैन का केस क्लियर हो गया होगा। Section 15 talks about facts bearing on question whether an act was accidental or intentional। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स जो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन अराइज करते हैं किसी भी के ये पर्टिकुलर फैक्ट जो था ये एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल था, कि इंटेंशन से इस पर्टिकुलर बंदे ने इस पर्टिकुलर फैक्ट को कमिट किया या इस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट किया या फिर उसने ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट है हमारा द क्वेश्चन इज वेदर एन एक्ट वाज, पहला एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे फैक्ट्स जो ये बता रहे हो कि वो जो पर्टिकुलर क्राइम था या फिर उस पर्टिकुलर इंसान ने जो ऑफेंस या फिर एक्ट कमिट किया वो एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल था। सेकेंड, द फैक्ट दैट इट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, कि वो ये फैक्ट हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्राइम या फिर पर्टिकुलर एक्ट था वो एक सीरीज ऑफ अकरेंस का पार्ट है या नहीं है, एक सिमिलर अकरेंस का पार्ट है या नहीं है। थर्ड पॉइंट इज रिलेवेंट टू शो दैट द एक्ट वाज नॉट एक्सीडेंटल बट इट वाज इंटेंशनल, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो ये शो करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फैक्ट था वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो इंटेंशनल था, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो आई थिंक ये तीनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 16, द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस कि एक पर्टिकुलर मतलब थिंग में जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो कैसे रेलिवेंट होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहला, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट इज डन और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन। किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्ट का जो ये डिपिक्ट करता हो, जो ये नेचुरली डिपिक्ट करता हो कि हाँ वो पर्टिकुलर एक्ट कमिट हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज it will be presumed that the act was done। तो कोर्ट अनलेस अंटिल प्रूव्ड, तो वही चीज़ है वो कोर्ट ये मानेगी कि वो पर्टिकुलर एक्ट प्रूव हुआ। इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द एक्ट वॉज डन। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एक्ट इज नॉट डन इज अपॉन द पार्टी हु एलिग्स इट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है जो उसको क्लेम कर रही है। सिमिलरली जैसे कि हमने कस्टम में देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होता है जो उस कस्टम को क्लेम कर रहा हो। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम भी है, ओमनिया प्रोस्यूमिटर रिल इसे एक्टा।
इट मीन्स ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, सारे एक्ट्स को हम ये मान के चलते हैं कि वो अच्छे तरीके से किए गए हैं, मतलब हम जब तक प्रूव नहीं हो रहा है उसको मान के चले कि द एक्ट वॉज डन। सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड अपॉन द अबव मेंशन मैक्सिम। तो आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई सेक्शन 12 टू सेक्शन 16 क्लियर हो गया होगा। रूल ऑफ हैडले वर्सेस बैग्जनडेल से लेकर जो गोलकचंद वर्सेस प्रवीण कुमारी का केस, एम्परर वर्सेस एलो मियां हुसैन का केस, और ये जो अभी मैगजीन बताया मैंने, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियोज़ एविडेंस की सारी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड नोट्स के लिए यू कैन DM me on my Instagram ID। Thank